नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है और मेरे साथ आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी जुड़े हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM पर। धन्यवाद। वैसे तो आचार्य जी को आप संजय शर्मा जी के साथ देखते हैं अक्सर भविष्यवाणी करते हुए, और उनकी भविष्यवाणियां कितनी सच साबित होती हैं ये भी हम देखते हैं। लेकिन आज कुछ संयोग ऐसा बना है कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आचार्य जी का इंटरव्यू करने का। तो आचार्य जी, जेनजी आंदोलन को लेकर आपकी जो भविष्यवाणी थी वो तो मतलब जबरदस्त हिट रही, और जैसा जैसा आपने बताया वैसा वैसा होता चला गया। तो अब आगे क्या होना है, इस आंदोलन का भविष्य क्या होने वाला है, क्या गणना है आपकी। हाँ, देखो सबसे पहले तो अब तो एक तो दर्शकों को बता देता हूँ कि बात ये हो, मैं तो संजय जी के साथ अपने पिछले प्रोग्राम में ही बता चुका था। मुझे स्वयं हनुमान जी ने 14 जुलाई को वहां भेजा था और 14 जुलाई पे वहां पर कोई संख्या नहीं थी, 100-150 के आसपास। तो वो सारी बातें मैं पिछले प्रोग्राम में कह चुका हूं। तो मैं तो एक आध्यात्मिक, चूंकि मैं एक आचार्य, ज्योतिष का आचार्य भी हूं, कर्मकांड में भी मैंने आचार किया है। तो उस आध्यात्मिक दृष्टि से हिमांशु हमको ये देखना चाहिए और सारे देशवासियों को देखना जानना चाहिए कि इसके पीछे कौन सी शक्ति ऐसी थी इस आंदोलन के पीछे कि जिसने नरेंद्र मोदी जी की सत्ता, और खासतौर से नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के बारे में ये कहा जाता है कि 2002 से इन्होंने गुजरात में 12 साल और यहां भी 12 साल से ऊपर हो गए। तो एक तरफा शासन चलाया, पुलिस स्टेट चलाया है। पुलिस स्टेट का मतलब होता है जहां आप पुलिस को का ओवर यूज करके जुडिशरी को बाईपास करते हो। जैसे आप किसी का घर गिरा देते हो, बिना कानूनी प्रक्रिया पूरा किए हुए आप घर गिरा रहे हो, किसी का डिमोलिश कर रहे हो, जो आप बुलडोजर भेज करके। जबकि तरीका तो यह है कि केस लड़ना चाहिए, अपना दोनों पक्ष अपना 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 पक्ष रखेंगे कोर्ट में, तब जाके डिसीजन होता। तो उसको पुलिस स्टेट कहते हैं, जहां जुडिशरी को बाईपास करके आप पुलिस के डंडे से चलाते हो, ब्यूरोक्रेसी को पीछे धकेल देते हो, मतलब आईएएस लॉबी को। और हमारे यहाँ आदित्यनाथ जी भी, योगी, उनकी भी इसी तरह की फिलॉसफी है। तो ऐसे केस में इस सरकार को ये जैन जी आंदोलन ने क्यों पीछे घुटनों पर बैठाया, और अभी भी जैसे ये जब एफआईआर वापस नहीं ले रहे थे अलग अलग स्टूडेंट्स के ऊपर अलग अलग राज्यों में, तो फिर जैन जी ने 31 जुलाई से आंदोलन की फिर धमकी दी थी, जिसके बाद उन्होंने ली। तो बार बार ये एक तरह की नैरेटिव बन गई है कि इतनी अहंकारी सरकार जो है बैकफुट पे कैसे आ गई बच्चों की वजह से। तो मैं सबसे पहले उसको आध्यात्मिक आंसर देता हूं संजय जी, वो क्या नाम है, हिमांशु। आपको पता है कि हमारे प्रभु श्री राम निर्माण के समय 1900 जो मंदिर का निर्माण था उसका 1990 से आरएसएस और बीएचपी ने ये एक आंदोलन शुरू किया और जबरदस्त डोनेशन वसूला गया, उसमें भी हेराफेरी की। उसके बाद अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके इन्होंने राजनीतिक फायदा के ऑब्जेक्टिव से आरएसएस बीएचपी के लोगों का ने राम मंदिर बनाया और ट्रस्ट पर सब कब्जा कर लिया। उसके बाद दान पत्रों से हमने देखा हजारों करोड़ की चोरी करी है। तो और इसमें अभी आप देखो क्या नाम है हिमांशु, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ट्रस्ट के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई, तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमजोर सा डिसीजन दिया। तो वहां लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें शामिल हो रहा है। तो जब इस तरह के अधर्म बढ़ जाते हैं तो ईश्वरीय शक्ति ही काम करती है हमेशा। अब हमारे शास्त्रों में लिखा गया प्राचीन काल से कि जब तानाशाह हो या राजा कोई अहंकारी हो जाए या राक्षस कोई महाबली हो जाए, जैसे रावण, दुर्योधन या आपके कंस, बड़े बड़े नाम हमारे सामने आते हैं, तो फिर इसमें ईश्वर कोई एक ऐसी रचना रखते हैं। तो ये बच्चे जो आए थे, आप इनको ये मान के चलिए। और आपको पता है कि हमारी ये सरकारें क्या करती हैं, जो मोदी जी की और योगी आदित्यनाथ जी की बार बार हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। कभी पतंग में उड़ाते हैं, कभी हनुमान जी को कुछ कह देते हैं, उनकी जाति बताने लगते हैं। तो हनुमान जी के ये सब, ये जैन जी जो है वो हनुमान जी की वानर सेना के रूप में आई, और इस वानर सेना ने उस अहंकारी मोदी, योगी, शाह, आरएसएस और बीएचपी वाली जो सरकार है उसकी लंका में आग लगा दी। हनुमान जी ने क्या किया था, देखिए, राम जी का साहस बढ़ाने के लिए हनुमान जी ने भी वही काम किया, उनके घर में जाकर वो ठोक पीट करके आ गए वो। तो हमारे बच्चे ने भी दिल्ली में, इनकी राजधानी में, अमित शाह मोदी की नाक के नीचे जंतर मंतर पर कब्जा किया और अपनी बात मनवा के आए। ठीक है, किसी भी आंदोलन में थोड़ा बहुत छुटपुट हिंसा ये सब चीजें होती हैं, हालांकि पुलिस रवैया जो हुआ उसके विपरीत आगे मैं भविष्यवाणी करने वाला हूं क्या होने वाला है। तो इसको विशुद्ध रूप से मैं एक हनुमान जी का भक्त होने के नाते बताता हूं दर्शकों, ये हनुमान जी की
क्रिया है पूरी की पूरी, हनुमान जी की योजना है। जैन जी के रूप में वानर सेना थी, उन्होंने अमित शाह मोदी की लंका में आग लगाई, जिसकी शुरुआत हो गई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से। और अभी तो आप ये सोचिए कि आगे आगे, ये तो केवल शुरुआत है। जो अगस्त का महीना है जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, अगस्त में 2 ग्रह चेंज हो रहे हैं। एक तो हमारा प्रोग्राम 2 तारीख का है, तो 1 तारीख को वो चेंज हो चुका है। शुक्र जो भारत की कुंडली का लग्नेश है, जो अक्सर आपके ऑफिस में स्टूडियो में है, और बोलिएगा कि उस इंडिया के चार्ट को, हॉरोस्कोप को दिखाएं, तो टॉरस लग्न की हॉरोस्कोप है, उसमें आंदोलन के घर का स्वामी भी शुक्र है और लग्न का स्वामी भी शुक्र है। वो बच्चों के घर में 5वां घर 5th हाउस होता है। दर्शकों, हमने बार बार आपके यहाँ बताया, एजुकेशन का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, और बुद्धि का भी होता है, इंटेलेक्ट का भी है, इमोशंस का भी होता है। तो वहां पर यह शुक्र नीच का हो रहा है और शनि मंगल से पीड़ित होगा, क्योंकि 2 तारीख को हमारे प्रोग्राम में, आज ही की रात को, लगभग रात को 11 बजे, 11:30 बजे के आसपास मंगल भी राशि बदल के मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, जो एक अपने आप में अलग घटना। और भारत की जब आजादी मिली थी उस समय भी, दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि लगभग 10 लाख के आसपास हिंसा हुई थी। मतलब जब जन्म 15 अगस्त 1947 को जब टॉरस लगन की कुंडली थी, उस समय भी मिथुन लगन में, आप देख लीजिएगा, ये हॉरोस्कोप है कि मिथुन मतलब 3 नंबर साइन में है मंगल, और इसी साइन में मंगल आ रहा है अभी आज रात को। तो ये मंगल जन्म की कुंडली में भी छात्रों के घर को प्रभावित कर रहा, तो अभी भी करेगा। तो ये अगस्त का महीना बेहद बेहद खतरनाक है। और किसके लिए खतरनाक है? खासतौर से जब मैंने सारी विवेचनाएं की, तो मुझे अमित शाह की हॉरोस्कोप हाथ में लगी। उस अमित शाह की हॉरोस्कोप को मैं आज विस्तार के साथ डिस्कस करूंगा। उसमें अमित शाह जी के लिए मुझे ज्यादा कुछ संकट इसमें दिखाई दे रहा है, भाजपा के लिए भी आ रहा है, भाजपा अमित शाह के लिए ज्यादा संकट इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो है आंदोलन अब यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। अलग रूप में इस आंदोलन को अब देशवासी अलग रूप में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक ये रहा, इसका राइटअप जरूर शेयर कीजिएगा। जो शुक्र का मैंने राइटअप जो है अपने दर्शकों को, अक्सर मैं अपने प्रोग्राम में राइटअप इसलिए शेयर करता हूं क्योंकि मैंने हिमांशु ये बताया कि भाई हमारा कोशिश ये रहती है कि लोग अपने घरों में इसको नोट्स बनाएं, इसको ज्योतिष को एक लेक्चर के रूप में मेरे प्रोग्राम को देखें। ये मेरी कोशिश रहती है। इसलिए मैं अपनी मेहनत को, जो मेरी एनालिसिस होती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। तो ये 1 अगस्त को लगभग 9:28 पे ये शुक्र राशि बदल चुका है। इस समय भारत के हॉरोस्कोप का 5th हाउस कन्या उदय हो रहा था, जिसमें नीच का 9th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड जो है, और शुक्र शनि और मंगल से पीड़ित हो रहा होगा। पब्लिक के परसेप्शन, इमोशंस, फीलिंग, माइंडसेट का कारक चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित है। हुआ था 1 तारीख को। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, 4th हाउस डोमेस्टिक पीस हार्मनी में, धनु राशि पर शनि मंगल दोनों की एस्पेक्ट्स है। 3rd लॉर्ड 8th लॉर्ड है शनि, और शनि 6th लॉर्ड भी। अमित शाह के लिए मंगल का गोचर अत्यंत अशुभ है। मैंने पहले ही आपको बताया, भारत की और उसको में चंद्र शुक्र की दशा चल रही है। अतः शुक्र के इस ट्रांजिट में दोनों ही पाप ग्रहों के प्रभाव में है, जो ये संकेत दे रहे हैं भाजपा के लिए कि भाजपा क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ, जैन जी का जो उन्होंने जिस तरह से अभी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनको बैकफायर करेगा। ये जो है, जितनी भी ये कोशिशें कर रहे हैं कि जैसे कुछ पुलिस की फैमिलीज को इन्होंने बैठा दिया और उसके बाद उनकी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे कुछ बच्चों के ऊपर गाली देने की, जबकि ये लोग खुद भूल जाते हैं इनके सांसद संसद में गालियां देते हैं। हमारी योगी आदित्यनाथ की भी वीडियो कहीं रिलीज हुई थी, वो अफसरों को, मीडिया के लोगों को गंदी गंदी गालियां देख करके बात कर रहे थे। तो वहां तो एक बच्चों के ऊपर गाली देने का, जबकि ये बच्चों का एक फ्रस्ट्रेशन, उनका तरीका है एक्सप्रेस करने का, हम आगे उसमें इस चीज की बात करें, तो उस पर ये जो कर रहे हैं, ये सब के सब बैकफायर करने वाला है। बैकफायर का मतलब इससे रिवोल्ट बढ़ेगा, इससे एग्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि आगे की ग्रह की दशा हमारी जो इस तरह की संकेत दे रही है, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये आजादी के समय भी 10 लाख की इस समय हिंसा हुई थी। तो दर्शकों, आज आपको सामने फिर से शुरू करते हैं बीजेपी के हॉरोस्कोप को दोबारा मैं दिखा रहा हूं कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं बीजेपी वाले। तो जो मैंने आप लोगों के प्रोग्राम में अक्सर ये कहा कि जो राइटअप आपके पास है, भाई मूल रूप से हिमांशु, आज तक जितने भी यूट्यूब पर या मीडिया में जो एस्ट्रोलॉजर आते हैं, कभी भी बीजेपी की डिटेल में हॉरोस्कोप की चर्चा नहीं करते। आप लोगों के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर आप राक्षस और देवताओं के बीच में अंतर जानना चाहते हो, बीजेपी की कुंडली को जरूर डिस्कस कीजिए।
उसको गहन चर्चा कीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि आदि काल के, पौराणिक काल के जो राक्षस होते वो सारे के सारे गुण मौजूद है। तो जो राइटअप मैंने दिखाया था, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर भाजपा का मैंने नाम रखा है भ्रष्टाचार बलात्कार जोड़ो पार्टी, और अगर कांग्रेस की कुंडली को देखो तो आपको यही देवता और राक्षसों में अंतर पता रह जाएगा। कांग्रेस की कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, तो छल कपट बीजेपी की कुंडली के जो इन ग्रहों के प्रभाव से क्या दिखाई देता है इस कुंडली में, छल कपट पाखंड फाल्सुड फेक नैरेटिव कपट योग, सहयोगियों के साथ धोखा, पड़ोसी देशों से खराब संबंध, अहंकारी दमनकारी तानाशाही शासन जिसमें जनता कभी भी सुखी नहीं रह सकती, डेटा इतिहास को ये ट्विस्ट करके मतलब तोड़ मरोड़ करके कुतर्क के द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले, जैसे अभी ये कुतर्की पैदा कर रहे हैं कि बजाय अमित शाह को बचाने के ये पुलिस वालों की फैमिली को इकट्ठा कर दिया, जबकि आप लाठी में कीने लगी हुई लाठियां आपने मारी हैं, इलेक्ट्रिक शॉक वाला आपने यूज किया, पैलेट गन आपने यूज किया, आपने टीयर गैस के शेल जो है क्या नाम है बच्चों के ऊपर फेंके हैं। तो ये सब चीजें उस पर तो वो पुलिस वालों की फैमिली कुछ नहीं बोले, लेकिन अपना लेके आए। तो ये तर्क मतलब कुतर्क करके चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाली आदतें भी इनके अंदर हैं, और समाज को धर्म वर्ग जात पात पर बांटकर पैदा करने वाली जनता और शासन करने की सोच वाली बुद्धिहीन विवेकहीन विजन वाली, जिनके अंदर दया करुणा नैतिकता सदाचार संविधान न्यायालय प्रजातंत्र के प्रति शून्य रेस्पेक्ट, रादर उसको कंट्रोल करके दमन करके करने की सोच वाली है। ईर्ष्या चुगली करने वाले हैं ये लोग, ड्रग्स काला धन और भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ जघन अपराध, दलितों आदिवासियों किसानों मजदूरों छात्रों सहित समाज के सभी वर्गों का शोषण करने वाली भावना और सोच वाली ये पार्टी होनी चाहिए। अनेक प्रकार के मनोरोग वाली संस्था होनी चाहिए ये। इनके अंदर भगवान श्री राम द्वारा उत्तरकांड में भरत को जो राक्षसों के गुण बताए हैं वो सब के सब मौजूद हैं। इसके विपरीत कांग्रेस की हॉरोस्कोप भी आपके चैनल में है, उनको बोलिए दिखाएगा। जबकि इसके विपरीत कांग्रेस थोड़ा सा कंफ्यूजिव है, इतना एग्रेसिव नहीं है बीजेपी की तरह, लेकिन परंतु शास्त्रों में बताए गए देवताओं संतों महात्माओं वाले लगभग सभी गुणों वाली राजनीतिक पार्टी होगी। इनके शासन में कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी वर्गों धर्मों जातियों का सम्मान करने वाली, न्याय व्यवस्था डेमोक्रेसी को मजबूत रखने वाली और सभी नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली और उनका सम्मान करने वाली पार्टी ये कांग्रेस है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको देश में जब हमारी दो राजनीतिक पार्टियां उनके व्यक्तित्व उनके परफॉर्मेंस के बारे में पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जैसे अभी एक अभी रिसेंटली इसी हफ्ते में मनमोहन सिंह जी को क्लीन चिट दी गई उसमें कोलगेट घोटाला कांड में सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो हिमांशु किस तरह से उस सरकार को इन्होंने बदनाम किया, ये पॉइंट्स हैं दर्शकों के बीच में जरूर जाना चाहिए ये राइटअप में, कि देखिए मनमोहन सिंह जी की एक ऑनेस्ट सरकार को कैसे फोर्ड फाउंडेशन और सीआईए की मदद से आरएसएस बीजेपी अन्य लोगों ने एक फेक प्रोपेगेंडा एजेंडा फेक न्यूज 24/7 चलाकर डिफेम करके उनसे सत्ता दलाल कॉर्पोरेट और विदेशी पावर्स को बेचने के उद्देश्य से एक साजिश रची गई। 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल की हवा बनाई गई जो 2017 में कोर्ट ने फर्जी बताया और अब मनमोहन सिंह जी को उसमें क्लीन चिट भी मिल गई मरणोपरांत। बॉलीवुड स्टार्स एक्टर्स की एक लॉबी को सरकार को बदनाम करने के लिए यूज किया गया। अंबानी के टीवी चैनल्स ने 2011 से फेक एजेंडा चलाना शुरू किया। व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप बनाकर सोसाइटीज के आंटी अंकल के जरिए यूथ और तमाम देशवासियों को फेक राष्ट्रवाद करप्शन हिस्टोरिकल फैक्ट्स फ्रीडम मूवमेंट को हिस्टोरिकल फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ करके फ्रीडम मूवमेंट को के और मुस्लिम नफरत वाले नेहरू खानदान आदि पर फेक न्यूज सर्कुलेट की गई। तारक मेहता जैसे टीवी शोज चलाए गए जो वैसे तो एंटरटेनमेंट शोज थे, लेकिन उनमें भी सरकार की कमियों को एक्सपोज किया गया। मनमोहन सिंह जी की छवि खराब करने के लिए कई टीवी शोज चलाए गए। नेहरू गांधी परिवार को फेक स्टोरीज के द्वारा बदनाम किया गया। राहुल गांधी की एक कमजोर और चीप इमेज बनाने की कोशिश की गई। अहमदाबाद में एक आईटी सेल एक वॉर रूम इसमें पूरा बनाया गया था। इसके लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। पाकिस्तान को सबसे बड़ा दुश्मन और चाइना को दोस्त प्रोजेक्ट किया गया, जबकि यह सच है कि उसी पाकिस्तान के पीएम को मोदी ने अपनी पहली ओथ में 26 मई 2014 को इनवाइट किया था और बिना किसी एजेंडा के हवाई यात्रा में बीच में अचानक पाकिस्तान भी ये बिरयानी खाने पहुंच गए। आज मिडिल ईस्ट से व्यापार घाटा 107 सारे जितने खाड़ी के देश हैं उससे व्यापार घाटा $107 बिलियन का है। तो इसी से पता लग जाता है। और गौमांस का व्यापार भी 2013 से कई गुना बढ़ गया है, जो मोदी संघ के मुस्लिम प्रेम को कंफर्म करता है। और इसके अलावा बताता हूं कि हिमांशु
इन्होंने अभी दत्तात्रेय होसबोले, मोहन भागवत जी ने और राम माधव ने ये अलग अलग चैनल्स पर विदेशों में जाकर के, और भागवत जी ने तो इंडिया में दिया था, दत्तात्रेय होसबोले ने विदेश में दिया था, राम माधव भी विदेश में गए थे, पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की बातें करने की इन्होंने पेशकश की है, इन्होंने कोशिशें की हैं और इन्होंने संदेश ऐसे दिए हैं, और भाजपा यहाँ पर क्या कर रही है वो आप देख रहे हैं। तो मैं अब आता हूं असली बात पर, जो मैंने आपको कहा था कि जो मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये सत्ता का जाने का जो मेरे 14 सितंबर का प्रोग्राम था हमारा 4 PM का, उसी में मैंने ये कहा था, 14 सितंबर की राइट अप भी है जो बार बार मैं इसलिए दिखाता हूं, ये हमेशा आपके पास प्रूफ रहना चाहिए। अभी हिमांशु में उस फोटो को जरूर दिखाइएगा, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 2 बड़े VIP से मिलने का, एक कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर आपके DK शिव कुमार जी से, और दूसरे दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से, उनसे भी मेरे को मौका मिला था मिलने का। तो मैंने, क्योंकि मेरा कोशिश ये है कि जो देश की सत्ता में पावर, मैं तो देखिए राजनीति में हूं नहीं, लेकिन आचार होने के नाते मार्गदर्शन कर सकता हूं, तो मैं अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं से मिलने सभी के घर जाऊंगा, उनको बताऊंगा कि किस तरह से इन राक्षसों से आपको देश को बचाना है, और जो भी मेरे पास ज्योतिष का ज्ञान है मैं उन लोगों के साथ बांटूंगा। तो वो फोटो जरूर दिखाइएगा जो मेरे VVIP लोगों के साथ। तो इसमें मैंने ये साफ साफ कहा था 12 प्लॉट एंड एक्सपेक्टिंग 5th हाउस, यहाँ पर हाईलाइट कराइएगा, ऑफिस में बोलिएगा, जिसमें मैंने ये DK शिव कुमार जी को पर्सनली दिखाया था। मैंने लिखा है कि इंडिकेट्स माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, स्टूडेंट्स फ्रॉम कंट्री, फर्टिलिटी रेट विल ड्रास्टिकली ड्रॉप, or agitation will start in education institution because of paper leak, administrative control and crime against students. Police force will try to crush those agitation. मतलब पुलिस फोर्स की बर्बरता, ब्रूटलिटी भी दिखाई दे रही है, ये भी मैं भविष्यवाणी कर चुका था। तो ये कॉज बता रहा हूं कि मोदी सरकार के हटने का, बहुत सारे दर्शक हमारे ये कहते थे कि कब जाएगा राजीव जी, तो कई साल से कह रहे हैं, 3 साल से कह रहे हैं मोदी चला जाएगा, मोदी की सत्ता, तो कोई तो होगा, निमित्त बनेगा, कोई निमित्त कहते हैं मीडियम को, तो बच्चे ही क्यों बने, स्टूडेंट्स ही क्यों बने, उसका जवाब आपको मंगल की दशा, जब ये 6 सितंबर को मंगल राशि बदला था, ये उस समय की हॉरोस्कोप है, तो कन्या लगन उदय हुआ था। तो आपको दर्शकों को बता दिया, हमेशा मैंने बताया, भारत की जो हॉरोस्कोप आपके पास है उसमें कन्या राशि जो है 5वां घर आती है, और 5वां घर स्टूडेंट्स का होता है, एजुकेशन का, बच्चों का होता है, देश के लिए बच्चे मतलब स्टूडेंट। और बुध की राशि, बुध जैन जी को रिप्रेजेंट करता है, यूथ को, और मंगल जो प्लेस है वो भी बुध की राशि में, तो डबल मंगल का प्रभाव हो गया। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जिस चीज के लिए मोदी जी की, अभी एक वीडियो देख रहा था, रील, आजकल तो रील बनाने को उनको शौक हो गया ना, वो रील में वो क्षमा मांग रहे हैं बच्चों से कि भाई बच्चों, मेरी माँ को गंदी गंदी गालियां दी, और उनको ताज्जुब हो रहा है कि बेटियों ने मुझे गाली दी, लड़कियां भी मुझे गाली दे रही हैं। अरे भाई, आपके कर्म ऐसे थे जो आप बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे आपको गाली दे रहे हैं, आपको गाली, आपको रमेश बिदुड़ी की नजर नहीं आती, आपको अनुराग ठाकुर की गालियां नजर नहीं आती, आपके कितने ही भाजपा के नेता उल्टा सीधा बकवास करते रहते, उनकी गालियां नजर नहीं आती, लेकिन बच्चों की गालियों पर बड़ा फोकस है आपको। एक देश के प्रधानमंत्री को, 140 करोड़ के आबादी वाले प्रधानमंत्री, देश के आबादी वाले प्रधानमंत्री को बच्चों की गालियां सुनने का बड़ा फोकस हो रहा है, तो उसमें वो ये माफी मांग रहा है। तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि ये बच्चों का एक्सप्रेस करने का एक स्टाइल है, तरीका है, क्यों है, और आगे हमेशा रहेगा दर्शकों, क्योंकि भारत की कुंडली में मंगल जो प्लेस है, जिसकी 7 वर्ष की दशा 6 सितंबर 2025 से शुरू हुई है और 2032 तक रहेगी, तो वाणी का घर है, और मंगल है एग्रेशन, तो गाली देने की बात, और उसमें ह्यूमर भी होगा, जो आजकल होता है मीम्स बना करके। पहले के टाइम में कार्टूनिस्ट होते थे, पहले के टाइम में लोग, पॉलिटिकल लोग, जर्नलिस्ट के अलावा कार्टूनिस्ट भी सरकार की खिंचाई कार्टून के जरिए करते थे, पहले एक सम्मान था। एक किस्सा सुनाता हूं आपको हिमांशु, जवाहरलाल नेहरू जी 1948-52 के आसपास की बात है, वो एक शंकर पिल्लई करके एक नामी ग्रामी कार्टूनिस्ट होते थे। मोदी जी वैसे तो वो जवाहरलाल नेहरू से आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन उनको यह सीखना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में कितने अच्छे गुण थे। उन्होंने, शंकर ने एक कार्टून में मोदी जी को जवाहरलाल नेहरू को गधा दिखा दिया, गधे का रूप में दिखा करके कार्टून पेश किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उसी रात को शंकर को फोन करके कहा कि भाई, कल आप इस गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे?
मतलब कितना बड़ा दिल था उनका कि उसी कार्टूनिस्ट को वो कहते हैं इस गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे। इतना एक बैलेंसिंग था। और यहाँ मोदी जी जो है उस गाली से ऊपर उनके भक्त, उनके जो चमचे हैं वो बच्चों के ऊपर वो दिलवा रहे हैं, ये बच्चों का केस करवा रहे हैं, क्रिमिनल केस, वो भी क्रिमिनल केस। तो इसलिए ये आप देखिए ये टॉलरेंस क्यों खत्म हो गया, क्योंकि टॉलरेंस आपने खत्म किया। और ये जो गाली देने वाली बात है, ये स्टाइल मीम्स की 7 वर्ष तक रहने वाली है। दर्शकों याद रखो, ये 7 ईयर्स मंगल के, चूंकि वाणी के घर में बैठे हैं, मंगल उत्तेजना का कारक है, बुध की राशि में है, तो इसमें ह्यूमर भी होगा, इसमें हंसी मजाक भी है। वो मीम्स जो बनाना है वो आपका मजाक भी बना रहे हैं, और उसमें उसका एक्सप्रेस करने का तरीका एग्रेसिव होगा बिकॉज ऑफ दिस मंगल। और जो मैंने आपको बताया कि कोई स्टूडेंट का घर इसमें उदय हुआ जब मंगल ने अपनी राशि बदली थी, और जब ये मंगल की दशा शुरू हो रही थी, तो इसीलिए ये छात्र आंदोलन के द्वारा ही ये सरकार को हटाया जाएगा, ऐसा विधि का विधान भगवान ने, परमात्मा ने लिख दिया था। ये हमारा आपका लिखा हुआ नहीं थे, परमात्मा का लिखा हुआ विधान था। तो उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि मंगल की राशि परिवर्तन का सबसे पहले ये क्या नाम है, अमित शाह जी के हॉरोस्कोप देख लीजिएगा कि अमित शाह जी का, जब मैंने इनकी हॉरोस्कोप देख रहा था, मुझे अमित शाह जी के लिए ज्यादा इसमें खतरनाक संकेत, कन्या लगन की कुंडली है, और इसमें जो है कन्या राशि मिथुन में मंगल प्रवेश कर रहा है, इनके 10वें घर में प्रवेश कर जाएगा मंगल, इनके 10वें भाव में, और वहां से चौथी दृष्टि से कन्या राशि को देखेगा। और अमित शाह जी की इस समय जो दशा चल रही है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और 7वें घर से बैठा हुआ शनि बकरी है, जो वो इसको पहली लगन पर दृष्टि दे रहा है। तो अमित शाह जी के लिए आज का दिन 2 अगस्त से उनके राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन दौर शुरू हो रहा है, जहां पर उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को बहुत बड़ा खतरा है। उनके त्याग पत्र देने का पूरा कारण तैयार हो जाएगा इसी महीने में। तो मैं इस राइटअप को शेयर करता हूं आपके साथ कि मंगल का राशि परिवर्तन और बीजेपी अमित शाह के लिए काल का अशुभ संकेत, ग्रह योग। मंगल आज रात को 22:51 पर, मतलब रात को 10:51 पर जब राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, उस समय ब्रह्मांड में मेष लग्न 12वां भाव भारत की कुंडली का उदय हो रहा होगा, जो काल पुरुष का लग्न भी है, और अमित शाह की कुंडली का, चंद्र कुंडली का लग्न है, उनकी मेष राशि है। इसमें 10वें भाव का स्वामी शनि जो 27 जुलाई को वक्री हो चुका है, 12वें भाव में है, अतः उनके रेजिग्नेशन के लिए आंदोलन खड़ा होगा। अब जो आंदोलन, जो पार्ट 2 खड़ा होगा हिमांशु, वो अमित शाह के इस्तीफे के लिए खड़ा होने वाला है, और उन्हें इस तरह के अपमान का सामना करना भी पड़ेगा। मोदी 30 की शपथ, जो मोदी जी ने जो तीसरा कार्यकाल है उसकी 9 जून 2024 को जो शपथ ली थी, वो वृश्चिक लगन में ली थी, और इसका स्वामी मंगल 8th हाउस में प्रवेश कर रहा है, जो अभी मिथुन राशि 8वां घर बनता है। साथ ही इस हॉरोस्कोप का संकट, आंदोलन, लिटिगेशन का 6th हाउस उदय हो रहा है। ट्रांजिट में राहु नेटल शनि के ऊपर से गोचर कर रहा है। ट्रांजिट में राहु जो है जन्म के शनि से, जो मोदी जी ने ओथ ली थी 2024 में, उसके जन्म की पोजीशन से गोचर कर रहा है। और 15 अगस्त को 10th लॉर्ड सूर्य भी राहु केतु से पीड़ित हो जाएगा, अभी आने वाली 15 अगस्त को। मोदी गवर्नमेंट के लिए फ्यूचर फर्दर संकट पैदा करने वाला यह समय आ रहा 15 अगस्त से। अमित शाह के हॉरोस्कोप में उनके जीवन का सबसे खराब समय शुरू हो रहा है। 8th लॉर्ड मंगल 10th हाउस में प्रवेश करेगा, और 4th एस्पेक्ट से लगन, मतलब कन्या राशि को, और 4th हाउस और जन्म के केतु को प्रभावित करेगा, और जन्म के राहु से गोचर करेगा अमित शाह के हॉरोस्कोप में। जब भी राहु और मंगल का दर्शकों कॉम्बिनेशन आता है, तो सत्ता से उखाड़ना या सत्ता से छोड़ना या त्यागपत्र देने का सीन जरूर बनता है। ये क्लासिकल ज्योतिष के उदाहरण है। 7th हाउस से शनि वक्री होकर 7th हाउस में बैठा है, और लग्न को प्रभावित कर रहा है, 4th हाउस को पीड़ित कर रहा है। अतः इनके लिए अपने आप की हेल्थ के दृष्टि से भी और पॉलिटिक्स को बचाना लगभग इम्पॉसिबल होगा। पूरे देश में इसके लिए प्रदर्शन फैल जाएगा। इनके सहयोगी पार्टी भी इनका साथ नहीं देंगी, इनके सहयोगी और पार्टी भी इनका साथ नहीं देगी इसमें, ना ही नरेंद्र मोदी, एज 10th लॉर्ड इज एक्सपेक्टेड। 10वें घर से शीर्ष नेतृत्व देखा जाता है। चूंकि अमित शाह की कुंडली में 10वां घर भी पीड़ित हो रहा है, इसका अर्थ है मोदी जी भी हाथ पीछे खींच लेंगे, मतलब शीर्ष नेतृत्व और आरएसएस अमित शाह की बचाव नहीं करेंगे। इसी पीरियड में इनके एकमात्र पुत्र जय शाह के लिए भी खराब संकेत का मिल रहा है, क्योंकि ये मंगल की 8वीं दृष्टि, जो जन्म की कुंडली में भी 8वीं मंगल, नीच के मंगल से पीड़ित है 5वां घर,
और गोचर के इस मंगल से भी शनि जो 5वें घर पे दृष्टि पड़ रही है अमित शाह की कुंडली में, तो इनके बेटे के लिए भी अच्छा समय नहीं है। मंगल इनकी हॉरोस्कोप में 64 नवांशा लॉर्ड है और जुपिटर 22 देश लॉर्ड, जो स्वास्थ्य के लिए देखा जाता है। वर्तमान दशा इनकी चल रही है जुपिटर मरकरी और 24 अगस्त 2026 से केतु की 11 अक्टूबर तक रहेगी अमित शाह की कुंडली में। बुध लग्नेश राहु के नक्षत्र में 12th हाउस में नीच के 12वें 12th लॉर्ड सन के साथ नीच के मंगल से पीड़ित हो रहे हैं। बुध और बृहस्पति आपस में शत्रु हैं और 6-8 एक्सिस में है। चंद्र कुंडली से बृहस्पति 12th लॉर्ड भी हैं और बुध संकट के भाव 6 का स्वामी है चंद्र कुंडली के अनुसार मेष लगन की। इनकी शनि की 7.5 भी चल रही है जो इनके जीवन में किसी बड़े परिवर्तन का संकेत दे रही है। 29 मार्च से शुरू हो चुकी है। 3 जुलाई 2026 से 20 जुलाई तक का पीरियड इनके लिए कोई अशुभ समाचार लाने वाला होगा, जो इसमें पहले इनके स्थिति के साथ प्रूव हो चुका है। अब मैं एक चीज और आपके बाद बताना चाह रहा था। एक हॉरोस्कोप और मैं दिखा रहा हूं कि जो बीजेपी की जो वर्षफल थी, दर्शकों देख लो, जब मुझे हिमांशु किसी घटना को देखना होता है, एक रिसर्च करने का तरीका है। हमने जन्म कुंडली से देखा, अमित शाह की कुंडली में संघर्ष देख लिया और साथ में एक वर्षफल थी एनुअल हॉरोस्कोप। जब पार्टी जब फॉर्म हुई थी 6 अप्रैल 1980 को, तो हर साल 6 अप्रैल आने वाली 6 अप्रैल से नए साल की, जिसको हम वार्षिक फल कहते हैं, उसको भी देखना चाहिए। तो उस कुंडली को भी जब मैंने एनालाइज किया, उसमें भी ये कुंडली इसको शेयर कीजिएगा, उसमें भी भाजपा के लिए अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दर्शकों को बहुत सारी चिंता है कि भाई भाजपा का क्या होगा, आंदोलन का क्या होगा। वही चीजें मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। बीजेपी के वर्षफल से सत्ता परिवर्तन का योग, एनुअल हॉरोस्कोप 26-27 7 अप्रैल 2026 से शुरू हुई थी। बीजेपी की एनुअल हॉरोस्कोप मेष लग्न की है। लग्न में मुंता है, मुंतेस मंगल सूर्य शनि के साथ 12वें भाव, अपमान, रेजिग्नेशन, लॉस और जेल के भाव में है। शनि इस कुंडली का 10th लॉर्ड है और 12वें भाव में इसकी पोजीशन बीजेपी के मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन और फोर्सेबल सत्ता परिवर्तन के ग्रह योग बना रहा है। छात्रों के द्वारा, क्योंकि 5th लॉर्ड सन शनि के साथ है, जो छात्रों और सत्ता में जबरदस्त टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है। मतलब बीजेपी की जो वर्षफल थी उसमें शनि और सूर्य साथ थे। चूंकि सूर्य 5वें घर का लॉर्ड है, तो इसमें भी संकेत आ रहा था कि छात्रों के साथ टकराव कोई दिखाई दे रहा है सत्ता का। और जैन जी और युवाओं को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह बुध और 5th हाउस युवा, एजुकेशन, बुद्धि, भक्ति, संवेदना, इमोशन भी राहु केतु में पीड़ित हो रहे थे बीजेपी की वर्षफल में। अतः भाजपा संघ वीएचपी का घमंड युवा शक्ति द्वारा अवश्य तोड़ा जाएगा, ये ग्रह योग स्पष्ट कर रहे थे बीजेपी की वार्षिक कुंडली में भी। 4th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना और नीच का होना बीजेपी के क्राउन मतलब सिंहासन के छिनने का संकेत दे रहा है। 12th लॉर्ड 9th लॉर्ड जुपिटर भी मंगल से पीड़ित है। 6th हाउस आंदोलन के भाव को शनि मंगल एक साथ पीड़ित कर रहे हैं। तो अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। एक विषय आया था, उसके बाद एक धार्मिक टॉपिक लूंगा, फिर मैं अपना प्रोग्राम समाप्त करना चाहूंगा। कि एक राहुल गांधी ने एक वर्ड यूज किया था संसद में जिसमें बहुत ज्यादा बवाल हो गया था, इडियट और अंधभक्त। तो आज मैं इस पर हिमांशु, आज दर्शकों की नॉलेज के लिए थोड़ा सा विस्तार में बोलना चाहूंगा कि पहले तो ज्योतिष के अनुसार इडियट और अंधभक्त कैसे देखे जाते हैं, इसको मैं पहले स्पष्ट कर देता हूं। 5th हाउस जो होता है हमारा बुद्धि का होता है। मरकरी हमारा दर्शकों इंटेलेक्ट का सिग्निफिकेटर होता है, बुद्धि का कारक है। और विवेक का कारक हमारा बृहस्पति होता है। चंद्रमा हमारा मन का कारक है। तो जो मूर्ख होते हैं, इडियट की हिंदी होती है मूर्ख। तो मूर्ख व्यक्ति की कुंडली में आप देखेंगे कि 5th हाउस पीड़ित होगा। 5th लॉर्ड जो है अगर 6, 8, 12 में राहु केतु या अन्य पाप ग्रहों से प्रभाव में है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धि से कमजोर होता है। और उसका 5वां घर पीड़ित हो या 5th लॉर्ड भी साथ में पीड़ित हो, तो वो भी कंफर्म करता है। और साथ में बुध अगर पीड़ित हो जाए, तो ये कॉम्बिनेशन है हमारे ज्योतिष के। और अंधभक्त के क्या होते हैं? अंधभक्त बेसिकली एक आइडियोलॉजी है। अंधभक्त का मतलब यह है कि वो उसके अंदर बुद्धि तो है, लेकिन उस बुद्धि का एप्लीकेशन उसका नहीं है। वो भावनाओं में बह करके उस बुद्धि को, अपने ज्ञान को वो उसका यूज नहीं कर रहा। ये अंधभक्त की कैटेगरी है। आगे मैं उसको विस्तार से बताऊंगा। तो अंधभक्तों की कुंडली में ये है 9th हाउस पीड़ित होगा दर्शकों। 9वां अगर चूंकि हमारा चेतना का है, जब हमारे अंदर चेतना कमजोर हो जाती है, इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कहते हैं, और विवेक है उसका स्वरूप माना गया है विजडम। तो विजडम ना होने के कारण हम किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगते हैं,
चाहे वो आरएसएस की आइडियोलॉजी हो या किसी भी विचारधारा हो, या किसी व्यक्ति को भगवान मानने लगे मोदी जी को, या किसी गुरु के पीछे चल पड़े, या ये हमारे बहुत सारे देवी देवताओं की भक्ति, या कोई बहुत सारे लोग साईं की भक्ति की बात करने लगे। तो यहाँ पर ये सब चीजें एक तरह से एक ही व्यक्ति को पूजने की आदत आपकी तब बनती है जब आपका 9वां घर पीड़ित होगा और साथ में बृहस्पति पीड़ित होगा। कुंडली में अगर बृहस्पति राहु केतु के प्रभाव में तो गुरु चंडाल योग बनता है, तो ये कारण माना गया अंधभक्ति का। तो मैं एक राइटअप है उसके साथ हम आगे बढ़ते हुए ये जरूर शेयर कीजिएगा। ये मैंने इसमें बनाया था कि इडियट और अंधभक्त में सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से डिफरेंस क्या होता है। सामाजिक दृष्टि से डिफरेंस, इडियट मूर्ख और बेवकूफ, हिंदी। एन इडियट इज ए पर्सन हु लार्जली लैक्स डिस्क्रिमिनेशन, विवेक शक्ति कमजोर होती है, कॉमन इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी टू मेक साउंड डिसीजन। ही मेक्स मिस्टेक्स सिंपली बिकॉज ही डज नॉट अंडरस्टैंड। समाज में वह अक्सर हंसी मजाक का विषय बना रहता है या उपेक्षित रहता है। उसकी प्रत्येक हरकत उसे व्यक्तिगत स्तर पर नुकसान पहुंचाती है, बट ही इज रियरली एबल टू फॉर्म ऑर्गेनाइज ग्रुप और मूवमेंट्स। हिज फुलिशनेस इज यूजुअली पैसिव इन नेचर। और अंधभक्त क्या होते हैं? ब्लाइंड फॉलोअर्स। ए ब्लाइंड फॉलोअर और डिवोटी मे possess intelligence and understanding, yet he holds such intense and unconditional loyalty towards a person, ideology, party, guru or symbol that he refuses to accept logic, facts, reasoning or criticism. His devotion is called blind because he follows with closed eyes. सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से ये कहीं अधिक शक्तिशाली और डेंजरस होते हैं अंधभक्त। जितने भी तानाशाह जो हैं अंधभक्त पैदा करते हैं, उसके बाद देश पे कब्जा कर लेते हैं। तो इसलिए ये साफ साफ कहा गया है शास्त्रों में कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबसे बड़े दुश्मन ये अंधभक्त ही होते हैं। इसलिए भगवान किसी को भी भूल के भी अंधभक्त ना बनाए, मूर्ख बना दे ज्यादा अच्छा, अंधभक्त ना बनाए। तो और ये क्योंकि वह समूह बनाता है, ही फॉर्म्स ग्रुप, ही ब्रांड्स क्रिटिक्स एज एनिमीज। वो क्रिटिक्स को जो है ना एक दुश्मन की तरह देखने लगता है। वह तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके डिस्टॉर्ट करके पेश करता है। समटाइम्स ही इवन रिजॉर्ट्स टू प्रेशर और वायलेंस। जैसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के आंटी अंकलों को नहीं देखते हैं, वो अंधभक्त होते हैं, तो फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ करके उन्हीं तरह की पोस्ट को भेज करके एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो समाज के लिए बड़े दुश्मन है। इडियट अकेला नुकसान पहुंचाता है, याद रखो, मूर्ख अकेला नुकसान पहुंचाता है और अंधभक्त सामूहिक रूप से कलेक्टिवली, मैंने कहा ना पूरे देश और समाज को बर्बाद कर देते हैं अंधभक्त। अंधभक्त कलेक्टिवली समाज की सोच और क्वालिटी ऑफ डिबेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इनके बीच में क्या परिवर्तन है, मैं जल्दी से बताता हूं। सनातन धर्म, संस्कृति और शास्त्रों के अनुसार इडियट और अंधभक्त अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। इडियट मूर्ख, शास्त्रों में मूर्ख उसे कहा गया है जिसमें विवेक, डिस्क्रिमिनेशन और विद्या यानी नॉलेज दोनों का अभाव हो। गीता, उपनिषद और योग, वशिष्ठ, रामायण आदि ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि बिना विवेक ज्ञान के मनुष्य पशु समान, जानवर के समान होता है। एन इडियट नीदर मूव्स टुवर्ड्स नॉलेज नॉर टुवर्ड्स ट्रू डिवोशन, ही स्टैंड्स फार अवे फ्रॉम द स्पिरिचुअल पाथ। और ब्लाइंड फॉलोअर्स के बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? भक्ति स्वयं बहुत हाई स्टेट की अवस्था मानी गई है, टोटल सरेंडर। लेकिन जब भक्ति में श्रद्धा हो परंतु विवेक ना हो, जिस भक्ति में श्रद्धा तो है लेकिन विवेक नहीं है, तो वो अंधभक्ति कहलाती है। तो वो व्यक्ति अंधभक्ति कहलाता है। सच्ची भक्ति में 3 रिक्वायरमेंट होती हैं दर्शकों: श्रद्धा, डीप फेथ, विवेक, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश राइट और रॉन्ग, नॉलेज या कम से कम जिज्ञासा, जेन्युइन इंक्वायरी होनी चाहिए। नॉलेज है या एक जिज्ञासा। भगवान ने गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं: आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उसमें भगवान ने ये कहा आर्थ वो भक्त होते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, कोसते रहते हैं चीजों को, परिस्थितियों को। और अर्थार्थी जो होते हैं हमेशा वो धन पशु होते हैं, वो बार बार हर चीज में पैसा और भगवान को प्रसाद लगा दूंगा ऐसा लालच और भगवान को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तीसरे होते हैं जो इंक्वायरी करते हैं कि मैं कौन हूं, भगवान क्या है, सो वो जिज्ञासु कहे गए। और चौथे ज्ञानी होते हैं जिन्होंने भगवान को रियलाइज कर लिया है। तो ईश्वर ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, 4 प्रकार के भक्तों में मुझे ज्ञानी सबसे ज्यादा प्रिय है, जिन्होंने मुझे जान लिया है, जिन्होंने मुझे पा लिया है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अंधभक्त में पहली चीज तो बहुत स्ट्रांग और प्रबल होती है, मतलब श्रद्धा तो होती है, लेकिन दूसरी और तीसरी
चीज वीक होती है या टोटली मिसिंग होती है. As a result, in the name of guru, deity or ideology, he can fall into superstition, blind imitation and sometimes hypocrisy, पाखंड में. रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और शंकराचार्य जैसे महान संतों ने कहा कि faith is good, but blind faith is not good. Foolishness is ignorance. Blind devotion is a distorted form of bhakti that arises from the absence of knowledge. Both are undesirable, but blind devotion is more subtle and can possess a greater effective danger to society. हो क्या रहा है, आपको बताऊं कि ये जो अंधभक्त हैं, क्या नाम है, आरएसएस द्वारा इस तरह के भक्तों को पैदा किया जाता रहा है. क्यों? लास्ट 100 ईयर से मूर्ख अंधभक्तों की जनसंख्या देश में बढ़ाई जा रही है, जो यूएसए इजराइल के साथ मिलकर एक विदेशी साजिश है जो भारत की धर्म संस्कृति ज्ञान के मूल स्वरूप को नष्ट करके एक पाखंड और इग्नोरेंस की संस्कृति के रूप में इसको जो है पेश किया जा रहा है. पूरे भारत के वजूद को खत्म करने का प्रयास है भारतवर्ष का. और मैं अब आपको बता रहा हूं कि आप खुद स्वयं चिंतन करें. मेडिकल साइंस में एक रिपोर्ट और आई थी, इसके साथ प्रोग्राम को मैं जल्दी समाप्त करना चाहूंगा. Many medical researchers के अनुसार जब हम लगातार फेक न्यूज आर्टिकल्स, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स, स्पीच, सेमिनार, सोशल मीडिया पोस्ट, रील्स और मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट, टीवी द्वारा एक सर्टेन पार्टी, लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी का प्रोपेगेंडा देखते रहते हैं, तो इससे हमारा कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन टेस्ट सीआरटी का स्कोर कम होने लगता है. अर्थात हमारे ब्रेन का मिडिल पोर्शन एमिग्डाला और लिम्बिक सिस्टम जो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वह हाइपर एक्टिव होकर के ओवरलोड हो जाता है, जिसके कारण हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होकर हमारा डिस्टर्ब भी हो जाता है और स्ट्रेस हार्मोन हमारा बॉडी रिलीज करने लगती है. लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है ब्रेन में. हमारे ब्रेन के सबसे बड़े पार्ट जिसे फ्री फ्रंटल कोर्टेक्स कहते हैं, पीएफसी, जो बिहाइंड फोरहेड होता है, माथे के पीछे, इसमें ब्रेन की मसल्स बिगिंस टू श्रिंक. मसल्स जो है श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं हमारे ब्रेन की, जो अच्छे बुरे का ज्ञान देता है ब्रेन का वो वाला हिस्सा. और इस जिसके कारण हमारी एनालिटिकल थिंकिंग कम होने लगती है और हम इंट्यूटिव थिंकिंग या एंटीसिपेट बिना सोचे समझे एक धारणा बनाने लगते हैं, करने के हैबिचुअल हो जाते हैं. फिर हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, चैलेंज को फेस करने की, उन्हें माइन्यूटली समझने की एबिलिटी कमजोर हो जाती है. एनालिटिकल एबिलिटी जिसको कहते हैं विजडम. इसके बाद हम इमोशनल इश्यूज या भावनाओं के वश में आकर बाहरी खतरों के प्रति एक तरह की प्रतिक्रिया देने लगते हैं जो कट्टरता, अंधविश्वास को बढ़ावा देती है और हमारे एक तरह के विचार या धार्मिक भावनाओं और रिएक्शन उसमें तीव्र हो जाते हैं. ब्रेन में हिपोकैम्पस में मसल श्रिंक होने लगती है, वो ब्रेन जो केमिकल रिएक्शन के कारण. प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स जो हेल्दी ह्यूमन में लगभग 35 से 40% होता है, इसे ब्रेन का लॉजिक फिल्टर कहा जाता है. यही ब्रेन का वो पार्ट है जो हमें जानवर से इंसान बनाता है. इसी मेडिकल रिसर्च के अनुसार कुत्ता, गधा, सुअर में ये लॉजिकल फिल्टर प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स केवल 5% होता है. मतलब आदमी में, मनुष्य में तो 35 से 40% है, लेकिन डॉग, क्या नाम है, गधा और सुअर में, पिग में जो है 5% होता है. इसलिए जानवर एक तरह के इंस्ट्रक्शंस और इमोशंस को फॉलो करके अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं. आरएसएस की शाखाओं में स्वयंसेवकों, डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री, स्क्रिप्चर्स, रिचुअल्स और अदर फेक इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली 365 डेज 24/7 फीड किए जाते हैं, जिनके कारण इनका लॉजिकल फिल्टर 35% से कम होकर 5% वाले जानवरों की कैटेगरी में चला जाता है. ये कट्टरवादी और हिंसक हो जाते हैं. इनमें भावनाएं, संवेदना, नैतिकता, सदाचार आदि खत्म होने लगता है इन लोगों के अंदर. आरएसएस जो जिस तरह की स्वयंसेवक तैयार करता है. इतिहास के अनुसार लगभग सभी तानाशाहों का यही स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग होता है. आरएसएस को यह प्रेरणा इटली के तानाशाह मुसोलिनी और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से मिली और वर्तमान में इजराइल से भी. अब देशवासी प्रोग्राम का खत्म करते हुए हैं, इस पर चिंतन जरूर करें. ये राइट अप है. देशवासी चिंतन करें कि अंधभक्त 5% कैटेगरी वाले पशु समान क्यों हैं. अगर ये राम भक्त होते तो प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में दान और चंदा चोरी पर बोलते. अगर ये राष्ट्र प्रेमी होते तो पुलवामा में शहीदों पर, ऑपरेशन सिंदूर की विफलता, सैनिकों के शहीद होने पर, गलवान घाटियों में सैनिकों के चीनी द्वारा शहीद किए जाने पर,
चीन के अरुणाचल लद्दाख में देश की भूमि के कब्जों पर बोलते, ये दत्तात्रेय होसबोले, राम माधव, मोहन भागवत के द्वारा पाकिस्तान से संबंध सुधारने की दलीलों के विरुद्ध बोलते। अगर शिक्षा प्रेमी होते तो ये शिक्षा में भ्रष्टाचार, पेपर लीक, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोलते, छात्रों की आत्महत्याओं पर बोलते। अगर ये गौ माता प्रेमी होते तो गौ माता को मोदी सरकार ने 12 वर्षों तक राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया है, उस पर मोदी सरकार में गौ मांस खाने वाले मंत्रियों पर गौ मांस का व्यापार मनमोहन सिंह जी की सरकार से ज्यादा बढ़ने पर बोलते। अगर किसान प्रेमी होते तो खेती और किसानों की समस्याएं, खाद आदि का संकट, उन पर बढ़ रहे कर्जों के कारण किसानों की आत्महत्याओं पर बोलते। अगर महिला सम्मान, नारी शक्ति प्रेमी होते तो मणिपुर में महिला को सरेआम सड़क पर नंगा घुमाए जाने पर, अंकिता भंडारी कांड पर, कुलदीप सेंगर कांड, हाथरस कांड, जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के सड़क पर घसीटने और पूरे देश भर में भाजपा नेताओं द्वारा रेप, सेक्स एब्यूज करने पर बोलते। अगर ये प्रकृति प्रेमी होते, पर्यावरण प्रेमी होते तो जंगल काटे जाने पर, अरावली पर्वतमाला नष्ट किए जाने के षड्यंत्र पर, आदिवासियों का शोषण करने पर बोलते। अगर डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, देश के सभी हालातों पर गंभीरता से सोचने वाले होते तो संविधान, संवैधानिक संस्थाओं, जुडिशरी को कमजोर होने पर, गिरते हुए रुपए पर, देश पर यूपीए के समय 4 गुना बढ़े हुए कर्जे पर, ट्रंप द्वारा लगातार अपमान किए जाने पर कि भारत एक नरक का गड्ढा है, टैरिफ लगाए जाने पर, रशिया से ऑयल ना खरीदने पर, ट्रेड डील को थोपे जाने पर, चाइना, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोप से बढ़े हुए व्यापार घाटे पर बोलते। ये लोग इन सभी बातों पर इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इनकी एक अनपढ़, मंदबुद्धि, फेंकू, फर्जी हिंदुत्व वाले नेताओं ने इनके दिमाग की नसबंदी करके इनका एनालिटिकल ब्रेन निकाल दिया है। जैसे आरएसएस अपने स्वयं सेवकों का दिमाग नष्ट कर देती है, इसीलिए ये मानवता से नफरत करने वाले, धर्म संस्कृति का शून्य ज्ञान और समझ रखने वाले, पौराणिक काल के वेश बदलने का वरदान प्राप्त करने वाले कालनेमी राक्षस के वंशज हैं और यही देश को लूटने वाले मुगलों, अंग्रेजों की पीढ़ी के लोग हैं जिनमें नैतिकता और अकाउंटेबिलिटी, प्रेम, सहयोग, सेवा मर चुकी है। इसके साथ चलते चलते मैं ये जैन जी की आंदोलन की कुंडली जरूर दिखा देता। ये कुंडली अभी भी है, इसमें मंगल 12वें घर में जा रहा है और 12वें घर से वो मंगल आंदोलन के घर को देखेगा। ये और इस कुंडली में जो है मंगल जो है जब चंद्र राशि इसी कुंडली की देखेंगे, जो आंदोलन की कुंडली 6 जून की बनाई थी, 6 जून को फर्स्ट टाइम इन्होंने कॉकरोच पार्टी ने आंदोलन शुरू किया था, तो उसमें वो आंदोलन का घर बनता है मकर लगन की कुंडली से 6वें भाव में। सो आंदोलन हमारा दोबारा रिवाइव हो रहा है। अब चलते चलते मैं एक धार्मिक विषय जरूर लूंगा क्योंकि मेरे मन में एक पीड़ा इसलिए थी हिमांशु कि हम जब देखते हैं कि हमारी योगी आदित्यनाथ एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है उसके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी बराबर हैं क्योंकि सभी के टैक्स के पैसे से ये प्रशासन के खर्चे निकलते हैं। सभी जजेस से लेके ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी लोग हैं, मिनिस्टर्स, सबके जो सैलरीज हैं वो हमारे जनता के टैक्स के पैसे से पूरी होती हैं। उसमें तो कोई हिंदू मुसलमान का फंड अलग लाभ नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ अक्सर ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने में आती हैं जहां पर वो सड़क पर नमाज पढ़ने वाले लोगों को जो है क्या नाम है योगी आदित्यनाथ सरेआम भाजपा के लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये कांवड़ यात्रा के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। बल्कि हमने देखा कि हमारी दिल्ली सरकार ने कहीं बड़े बड़े कांवड़ कैंपों के लिए कई लाख रुपए डोनेशन भी दी। ऐसा हम दूसरे धर्म के प्रति क्यों नहीं कर पाते हैं? तो मैं थोड़ा सा मुझे इसलिए बोलना था क्योंकि हिमांशु मैंने कर्मकांड में आचार भी किया है, ज्योतिष आचार के अलावा। तो मुझे पहले तो दर्शकों को 5 मिनट का समय और मैं लूंगा, आपका बहुत कीमती समय आप लोगों का, कि इसमें बताना कि हमारे शास्त्र जो है कांवड़ यात्रा के बारे में क्या कहते हैं और क्या वास्तव में इस तरह की कांवड़ यात्रा का कहा गया कि सड़क पर हम जाकर प्रशासन को डिस्टर्ब करके, लोगों की आम जिंदगी को तहस नहस करके, बिगाड़ करके, हिंसा करके सड़क पर, क्या हम इस तरह से भगवान को पा सकते हैं? तो उसको आप कांवड़ यात्रा के इस राइटअप को जरूर दिए कि सो दैट ये नॉलेज घर घर में लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। यह है कांवड़ यात्रा भक्ति, आध्यात्मिक उन्नति या सिर्फ पाखंड के प्रचार के लिए। कांवड़ यात्रा सनातन धर्म में भगवान शिव की भक्ति, तपस्या और आत्मशुद्धि का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है। यह मुख्य रूप से श्रावण मास के प्रथम दिन से शिवरात्रि तक जल चढ़ाकर पूर्ण होती है। वर्तमान में यह 30 जुलाई से 11 अगस्त तक जलाभिषेक के साथ पूरी होगी।
इसमें शिव भक्त गंगा या अन्य पवित्र नदियों से जल भरकर कांवड़ बांस की डंडी पर दोनों तरफ जल के पात्र रखकर पैदल यात्रा करते हैं। अंत में शिवलिंग पर जलाभिषेक करके समाप्त करते हैं। इसका आध्यात्मिक महत्व शास्त्रों में यह कहा गया, वेदों पुराणों में इसका कोई सीधा उल्लेख नहीं है। वेद पुराण में इसके बारे में सीधा कुछ नहीं कहा गया। गंगा का महत्व है, गंगा स्नान का महत्व कहा गया है, तीर्थ स्थान का महत्व जरूर कहा गया है, लेकिन कांवड़ यात्रा का कोई महत्व नहीं दिया गया है। इसमें जलाभिषेक, तपस्या और तीर्थ यात्रा के महत्व को जरूर बताया गया गंगा का। समुद्र मंथन के दौरान, ऐसा पौराणिक कहानी है, समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला जिसे भगवान शिव ने पी लिया और उनका कंठ नीला पड़ गया, जिसके कारण भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। विष की जलन और गर्मी शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। यह घटना श्रावण मास के बताई जाती है, तभी से यह परंपरा की शुरुआत को माना जाता है। शिव पुराण में भी गंगा जल से रुद्राभिषेक भक्त के सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोक प्राप्त करने का साधन बताया गया शिव पुराण में। इससे तपस्या, संयम और आत्मशुद्धि होती है। कांवड़ को कंधे पर उठाना अहंकार का त्याग और समर्पण का प्रतीक है। नंगे पैर चलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सात्विक भोजन करना, कांवड़ को जमीन पर न रखना आदि भक्त का तपोबल बढ़ाते हैं, उसे साधना की अवस्था में ले जाते हैं। इससे शरीर और मन दोनों की शुद्धि, काम क्रोध पर विजय तथा शिव में पूर्ण लीन होने में सहायता मिलती है। शिवो भूत्वा शिवम, शिव बनकर शिव की पूजा करो, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कई मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम प्रथम कांवड़िए माने जाते हैं। श्रवण कुमार का कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा करना दूसरा उदाहरण इस तरह का मिलता है। गंगा जल से शिव का अभिषेक मनोकामना पूर्ति ही नहीं, पापों का नाश, कष्टों से मुक्ति और कल्याण प्राप्ति है। यह केवल बाहरी यात्रा नहीं बल्कि तपोबल बढ़ने से आंतरिक साधना और मोक्ष की दिशा में एक कदम माना जाता है। यह यात्रा भक्ति, अनुशासन, एकता और पर्यावरण, नदी जल का महत्व का जीवंत उदाहरण है। वर्तमान में पाखंडी हुआ क्या है हिमांशु? वर्तमान में पाखंडी धर्म गुरुओं, पंडितों, महात्माओं ने इसको पाखंड दिखावा आदि जोर शोर से लाउड म्यूजिक बजाना, कुछ मामलों में नशीले पदार्थ का सेवन, आम जनता प्रशासन से झगड़ा करना, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाना, हिंसा करना, सामाजिक भेदभाव दिखाना, यह पाखंड के रूप में आ गया है के रूप में। और भाजपा, आरएसएस, बीएचपी ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के प्रतीक के रूप में ज्यादा प्रचारित किया है इसको, जिससे कांवड़ यात्रा का मूल उद्देश्य शिव को समझना, पाना, तपोबल बढ़ाना, संयम और आत्मशुद्धि के साथ आंतरिक साधना और मोक्ष प्राप्त करना पीछे छूट गया है। जो उसका असली उद्देश्य है वो तो पीछे छूट गया। इसीलिए शिव के प्रकोप के कारण ऐसे लोगों का सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक कल्याण नहीं हो पा रहा है। वे नाना प्रकार के सांसारिक दुखों, अकाल मृत्यु, बीमारी, व्यापार में हानि, धन का नुकसान आदि भोग रहे हैं। इसके साथ चलते चलते फिर हम हनुमान जी की प्रार्थना करते हुए सभी देशवासियों को के लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इन बच्चों के ऊपर आशीर्वाद रखिए और इन अहंकारी काल नेमी राक्षसों के वंशजों को आपने पूर्व काल में काल नेमी राक्षस का अंत किया था, तो इनके वंशजों का भी आप ही अंत करेंगे। तो हनुमान जी की प्रार्थना करते हो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। और आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जानकारी भी दी और भविष्यवाणी भी की। हालांकि आपकी जो भविष्यवाणियां हैं वो किस तरह से सच साबित होती रही हम सबने देखा। हालांकि कुछ लोग लांछन भी लगाते हैं, बदनाम करने की कोशिश भी करते हैं, उनको भी हम देखते रहते हैं। खैर, उनका जो काम है वो करते रहेंगे, हमारा जो काम है हम करते रहेंगे। हम अपनी राह पर चलते रहेंगे, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए लगातार हम लोग तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने समय दिया। और हमारे जो दर्शक हैं वो कमेंट करके बताएं कि उनको ये प्रोग्राम कैसा लगा और जो आचार्य जी की भविष्यवाणी है उसको लेकर उनका क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।